हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में अब तक हम कर चुके हैं बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई और उसके एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ सप्लाई कहां एप्लीकेबल नहीं होता है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं एक्सेप्शन का। आज का जो नया टॉपिक हमारा है बच्चों, आज हम शुरू करने वाले एक न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आप लोगों ने डिमांड में भी किया होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। एक ही सप्लाई कर्व पे मूवमेंट। सप्लाई कर्व कैसा होता है बच्चों? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। उसी सप्लाई कर्व पे मूवमेंट या तो ऊपर यानी अपवर्ड या तो डाउनवर्ड यानी कि नीचे। तो मूवमेंट दो ही है बच्चों, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसमें रीजन क्या है? मूवमेंट का रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों। टॉपिक को आराम से समझना है ना, कि दिमाग में बैठ जाए। तो याद रखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में रीजन जो होता है बच्चों, वो होता है प्राइस ऑफ गिवन गुड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में हमेशा जो रीजन है बच्चों, वो है प्राइस ऑफ गिवन गुड। चाहे वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही क्यों ना हो, वहां भी रीजन है प्राइस ऑफ गिवन गुड, अदर फैक्टर कांस्टेंट। लेकिन जब नया टॉपिक, सेकंड टॉपिक करते हैं हम, चेंज इन सप्लाई। अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? चेंज इन सप्लाई। दोनों टॉपिक में फर्क यही है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई यानी कि मूवमेंट में जो रीजन है मूवमेंट का, वो है प्राइस ऑफ गिवन गुड। लेकिन जो टॉपिक आएगा चेंज इन सप्लाई, वहां पे जो रीजन है वो है चेंज इन अदर फैक्टर्स। चेंज इन सप्लाई क्यों होता है? मतलब शिफ्ट जो टॉपिक आएगा वो क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। लेकिन जो हम अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, वहां पे रीजन क्या है बच्चों? चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ध्यान रखना। टॉपिक पे आते हैं बच्चों, आराम से समझते हैं, लिखते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या फिर मूवमेंट अलोंग सप्लाई का। बच्चों ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है बच्चा? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू, when quantity supply changes due to change in, due to change in price of given good, due to change in price of given good, keeping other factors constant, keeping other factors constant। बच्चा ध्यान से देखो, अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है? तो सप्लाई में चेंज क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है। अदर फैक्टर की बात हम कर ही नहीं रहे बच्चा, अदर फैक्टर की बात हम नहीं कर रहे। जो चेंज आ रहा है वो प्राइस से आ रहा है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, सेट्रस पैरेबल्स यहां पे एप्लीकेबल है बच्चों। लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है बच्चों। अब इसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों दो टाइप में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चा दो टाइप में। सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक बात ध्यान रखो बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप मूवमेंट क्यों बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप मूवमेंट क्यों बोलते हैं? ये बात आपको समझ में आएगी आफ्टर 5 मिनट्स। आप ध्यान से सुनिएगा, बस देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। सबसे पहला टाइप है बच्चों एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, दूसरा टाइप है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बच्चों एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है? एक्सपेंशन मींस बढ़ना, इंक्रीज होना, एक्सपैंड होना। तो सप्लाई कब इंक्रीज होती है बच्चा? सप्लाई कब बढ़ती है बच्चा? मैंने आपको बोला चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में जो रीजन है वो प्राइस है। तो आप अदर फैक्टर के बारे में तो ना ही सोचे। जब पता है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में या मूवमेंट में रीजन प्राइस होता है, तो अदर फैक्टर को तो सोचना ही नहीं बच्चों, तो कांस्टेंट है। डेफिनेशन में ही लिख दिया हमने, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो आपको हमेशा एकदम से बोलना है कि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्यों होगा। आपसे पूछेंगे, आप बोलोगे ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। दैट्स इट। अदर फैक्टर की बात तो हो ही नहीं रही। सप्लाई तभी बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेगा।
ठीक है, तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चा? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई राइज ड्यू टू, when quantity supply rise due to rise in price, due to rise in price, keeping other factors constant, keeping other factors constant. अगर सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, उसको बोल रहा हूं मैं एक्सपेंशन. कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. टेबल ड्रॉ करता हूं बच्चा. प्राइस इंक्रीज हुआ, लेट 10 to 20 रुपीज. प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई में इंक्रीज आया बच्चों, मान लीजिए 40 to 60 यूनिट्स. आप देख रहे हैं प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है बच्चों. मैंने अदर फैक्टर्स की बात नहीं करी क्योंकि मैं ज्यूम कर रहा हूं कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट. सिर्फ प्राइस को ऑपरेट कर रहा हूं, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, इसे हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं बच्चों. तो इसको आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे बच्चा, इसको आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं बच्चों? क्वांटिटी सप्लाई. वाई पे आप क्या लिखते हैं बच्चों? प्राइस. ठीक है, प्राइस आपने लिया 10 एंड 20, आप प्लॉट कर दीजिए. सप्लाई आपने लिया बच्चों 40 यूनिट्स एंड 60 यूनिट्स, आप गैप लीजिए 20 का गैप लीजिए, 20 40 60. जब प्राइस 10 रुपीज था बच्चा तो सप्लाई थी 40 यूनिट्स. एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था 40 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट. जब प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम 10 to 20, आपकी सप्लाई देख रहे हैं 40 से क्या हो गई? 60. सप्लाई बढ़ा दी प्रोड्यूसर ने, प्राइस बढ़ गया क्योंकि, तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ी. आपका पॉइंट पहले था, ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये आ गया बच्चों. आपने देखा प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ी, आपका सप्लाई का हुआ अपवर्ड स्लोपिंग. तो आपने क्या देखा बच्चों? ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक क्या हुआ बच्चों? आप बोलेंगे बच्चा इसको मूवमेंट. क्या बोलेंगे? मूवमेंट. सर कौन सी मूवमेंट? तो बोलेंगे आप बच्चों अपवर्ड मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट. तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में सर, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में जो मूवमेंट होती है बच्चा वो अपवर्ड होती है. लेकिन याद करो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को. जब प्राइस कम होते थे डिमांड बढ़ती थी, प्राइस कम होते थे डिमांड बढ़ती थी, तो आप ए से बी तक नीचे आते थे, डाउनवर्ड मूवमेंट होती थी. तो ध्यान रखें बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में और क्वांटिटी सप्लाई में यही डिफरेंस है कि वहां एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डाउन मूवमेंट है, यहां एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट है बच्चों. आप देख सकते हो ये डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई का. आप ध्यान दीजिए, लॉजिक से चलिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को. अब आते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, हम अदर फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ये चल रहा है बच्चा. ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पे. ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ये क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या है बच्चा? सप्लाई का कम हो जाना. सप्लाई का कम हो जाना. हम अदर फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे बच्चों, ये ध्यान दो. ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बच्चों? प्राइस की. तो मीनिंग क्या होगा? when quantity supply fall, when quantity supply fall due to, सप्लाई कब कम होगी बच्चों? due to fall in price, due to fall in price, keeping other factors constant, keeping other factors constant. इसे बोलेंगे आप क्या बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. प्राइस भी कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है बच्चों, तो आप इसे क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि अदर फैक्टर्स की बात यहां नहीं हो रही. अगर प्राइस चेंज हो रहा हो तो या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो प्राइस मान लो बच्चों 20 से 10 रुपीज हो गया, आपकी सप्लाई फॉल होगी बच्चों मान लो 50 से 25 यूनिट्स, तो आप क्या देख रहे हो? प्राइस भी कम और सप्लाई भी कम. ठीक है, इसे क्या बोलोगे बच्चों आप? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सप्लाई आपकी कम होगी. इसी टेबल को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कर्व बनाते हैं, तो क्या आता है बच्चों? देखिए, एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हो बच्चों? क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई. वाई पे आप क्या लेते हो बच्चों? प्राइस. आपका प्राइस बच्चों 10 था और 20 था. ठीक है, सप्लाई आप लोगों ने दी 25 और 50 यूनिट्स, आप गैप लीजिए 25 का. जब प्राइस 10 था बच्चों, सप्लाई थी आपकी क्या? सॉरी, जब प्राइस 20 था बच्चों, सप्लाई कितनी थी बच्चों? 50 यूनिट्स. एट द प्राइस ऑफ 20 सप्लाई इज 50 यूनिट्स. जब प्राइस कम हो गया बच्चों 20 से 10, आपकी सप्लाई भी कम होगी बच्चों 50 से 25 यूनिट्स.
आप पॉइंट ए आपका ऊपर था, बी पॉइंट नीचे आया बच्चों, आपने सप्लाई कर्व बनाया, आपने क्या देखा कि आपने मूवमेंट यहां पर भी की बच्चों, लेकिन आपकी मूवमेंट जो है वो पॉइंट ए से बी की तरफ नीचे जा रही है, मतलब कि डाउनवर्ड। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में जो मूवमेंट है बच्चों वो कैसी है, डाउनवर्ड मूवमेंट। लेकिन याद करो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को, जब प्राइस बढ़ते थे डिमांड कम होती थी, प्राइस बढ़ते थे डिमांड कम होती थी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था बच्चों, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होना। बनाकर देखो बच्चों, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होना, तो आप जाते थे ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं है, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में मूवमेंट डाउनवर्ड है बच्चों, क्योंकि प्राइस भी कम हो रहे हैं, सप्लाई भी कम हो रही है। तो ध्यान दीजिए, एक्सपांशन ऑफ डिमांड में मूवमेंट कैसी है बच्चों, बोलो डाउनवर्ड। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट। ये सब रटना नहीं है बच्चों, अगर आपको याद नहीं आता आप डायग्राम बनाकर देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए वो जितना हो सकता है आपसे बच्चों। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चों कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम मूवमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो टाइप है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दोनों ही टाइप में मूवमेंट है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई मूवमेंट कैसा है बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में बच्चों कैसा मूवमेंट है, बोलोगे अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में मूवमेंट कैसे है बच्चों, बोलोगे डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो बच्चों, मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड। ओवरऑल यहां होता क्या है बच्चों, मूवमेंट। इसलिए हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग सप्लाई। क्लियर बच्चों, चलिए, तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई यानी कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई का जो टॉपिक है बच्चों वो ये था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आप ध्यान दीजिए, when quantity supply of a commodity changes due to change in own price keeping other factors constant, it is called change in quantity supply। अब दो टाइप है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन क्या आपने पढ़ लिया बच्चों, मूवमेंट कैसी है बच्चों, देखिए एक्सपेंशन में मूवमेंट कैसी है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट कैसी है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कम होती है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, तो आप क्या देखते हैं बच्चों, मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट होती है बच्चों डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये टॉपिक बड़ा ही आसान था बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड में किया हुआ तो आपको इजी लगेगा। अभी आप सिर्फ लॉजिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि क्या हम करेंगे, कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या, आप ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि चेंज इन सप्लाई में, अब जो शुरू करेंगे टॉपिक चेंज इन सप्लाई है। चेंज इन सप्लाई में क्या थोड़ा चेंज होता है कि चेंज इन सप्लाई में हम बोलते हैं कि अगर सप्लाई चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, उसको बोलते हैं हम चेंज इन सप्लाई। तो अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बच्चों, तो आपको रीजन देने पड़ जाते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई के, डिक्रीज इन सप्लाई के। तो चेंज इन सप्लाई में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है बच्चा, चेंज इन सप्लाई में क्या है, चेंज इन सप्लाई में है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होगा सर, प्राइस ऑफ गिवन गुड से तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइस ऑफ गिवन गुड से तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है। तो चेंज इन सप्लाई में हम बोलते हैं व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, मतलब कि चेंज इन सप्लाई में प्राइस तो ऑपरेट हो ही नहीं रहा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन सप्लाई। बच्चों ध्यान देना, चेंज इन सप्लाई को हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं, चेंज इन सप्लाई को या फिर शिफ्ट इन सप्लाई को। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओके, टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से करिए बच्चा। हाँ जी, टॉपिक इज चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, और वी कैन से शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मीनिंग क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। चलिए, मीनिंग,
when supply changes, when supply changes due to change in other factors, due to change in other factors, keeping price of given good constant, keeping price of given good constant, it is called change in supply or shift in supply curve. It is called change in supply और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सप्लाई के फैक्टर्स जो होते हैं बच्चा, वो तो होता है पहला प्राइस ऑफ गिवन गुड, फिर प्राइस ऑफ अदर गुड, फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी, फिर गोल ऑफ द फर्म। ये सारे फैक्टर्स आपने पढ़े हैं इंडिविजुअल सप्लाई के। ऐसे ही आपने पढ़ा मार्केट सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, उसके बाद मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बच्चों प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी कि ये फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे होते हैं बच्चों अदर फैक्टर्स। ये होता है प्राइस ऑफ गिवन गुड। इसकी बात मैं यहां पर नहीं कर रहा, मैं प्राइस ऑफ गिवन गुड की बात यहां पे नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अदर फैक्टर्स की। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हो जाए और उसकी वजह से सप्लाई में चेंज आया, तो वो चेंज इन सप्लाई है बॉस। प्राइस ऑफ गिवन गुड रिमेन्स कांस्टेंट, रिलैक्स, प्राइस को चेंज नहीं करना आपको। प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज कर सकते हो, प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको चेंज कर सकते हो, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, बट प्राइस ऑफ गिवन गुड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब चेंज इन सप्लाई को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। टाइप्स ऑफ चेंज इन सप्लाई, types of change in supply. There are two types of change in supply, brother and sisters. First, increase in supply. Increase in supply. दूसरा, decrease in supply. Increase in supply and decrease in supply. यहां पर बच्चों एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहां पे क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन सप्लाई के दो पार्ट्स होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों व्हाट इज इंक्रीज इन सप्लाई। बहुत सिंपल है, व्हाट इज इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई बच्चों, when supply rise due to change in other factors, due to change in other factors, वो भी फेवरेबल वाले, वो भी फेवरेबल वाले। बच्चों फेवरेबल क्या होता है, जिसकी वजह से सप्लाई सिर्फ बढ़े, उन्हें बोलते हैं फेवरेबल। अगर अनफेवरेबल बोलूंगा तो सप्लाई कम हो सकती है। ठीक है, फेवरेबल मतलब कि सप्लाई बढ़ने के फेवर में जो फैक्टर है। ठीक है, तो व्हेन सप्लाई राइज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यानी कि फेवरेबल फैक्टर्स, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, गिवन गुड के प्राइस कांस्टेंट रहने चाहिए बच्चा। ठीक है, चलिए मतलब कहने का ये है कि आपको प्राइस ऑफ गिवन गुड तो कांस्टेंट रखना है बच्चों, प्राइस ऑफ गिवन गुड तो आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इंक्रीज करना है सप्लाई को, तो टेबल बनाते हैं छोटी सी, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। आपने दो कॉलम ले लिए बच्चों, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस में आप लिख रहे हो बच्चा 10 और सप्लाई में लिख रहे हो आप 50 यूनिट्स। ओके, 50 यूनिट्स में सप्लाई गई, प्राइस रुपीज में। ठीक है, प्राइस 10 था, सप्लाई 50 यूनिट्स थी। सप्लाई इंक्रीज हो गई 50 से 100 यूनिट्स, सप्लाई इंक्रीज हो गई 50 से 100 यूनिट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, या इनपुट्स के प्राइस कम हो गए, या टैक्सेशन कम हो गया। ठीक है, या फिर
हम बोल सकते हैं कि गोल ऑफ द फर्म जो है वो सेल मैक्सिमाइजेशन हो गया, यूनिट्स बढ़ा दी फर्म ने, पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस की बात मैंने नहीं की, प्राइस मैं कांस्टेंट रखूंगा क्योंकि प्राइस ऑफ गिवन गुड तो मुझे कांस्टेंट रखना है। सप्लाई जो बढ़ रही है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स बढ़ रही है, प्राइस ऑफ गिवन गुड से नहीं बढ़ रही, तो प्राइस को कैसे चेंज कर दूं? तो प्राइस ऑफ अ गुड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये टेबल ध्यान रखो। अब इसी टेबल से हम लोग बनाते हैं एक सुंदर सा ग्राफ। ग्राफ में आप लोग लोगे बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स पे आप लिखते हो बच्चों क्वांटिटी सप्लाई, वाई पे आप लिखते हो बच्चों प्राइस। प्राइस आपने लिखा बच्चों 10, सिर्फ 10। सप्लाई आपने ली है 50 एंड 100 यूनिट्स, ले लीजिए 50 एंड 100 यूनिट्स। ठीक है बच्चा, जब प्राइस आपका 10 था तो सप्लाई कर रहा था प्रोड्यूसर 50 यूनिट्स की, आपने ले लिया 10 प्राइस पे 50 यूनिट्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट बताइए बच्चों? जब प्राइस 10 ही है, अदर फैक्टर्स फेवरेबल हो गए, उसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीज आ गया, तो सप्लाई आपकी बढ़ गई 50 से 100 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, प्राइस लेकिन वही है 10 का 10, ये आपका पॉइंट आ गया बच्चों बी। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस डायग्राम को। आपका प्राइस 10 था, सप्लाई 50 थी, प्राइस 10 ही है, सप्लाई 100 हो गई। आपकी सप्लाई इंक्रीज तो हुई पर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहां पे जो सप्लाई कर्व बनेगा बच्चा, वो पुराना सप्लाई कर्व ये है, यहां पे एक नया सप्लाई कर्व आएगा जिसको आप बोलोगे S1 S1। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहां पर नया सप्लाई कर्व आ गया। एक्सपेंशन में सेम ही सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रही थी, इंक्रीज में सप्लाई कर्व ही नया आ गया, इसको बोलोगे आप राइटवर्ड शिफ्ट। ध्यान रखिएगा, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड नहीं बनाना है आपको डिमांड की तरफ। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व, तो इंक्रीज इन सप्लाई में बच्चा शिफ्टिंग होती है, वो भी राइटवर्ड। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? अब इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नंबर 2 डिक्रीज इन सप्लाई, उसके बाद पढ़ेंगे रीजंस क्या इन सबके। डिक्रीज इन सप्लाई, ध्यान से बच्चों, when quantity supply fall due to change in other factors, due to change in other factors, वो भी अनफेवरेबल, वो भी अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल क्या है बच्चों, जिसकी वजह से सप्लाई जो है ना वो कम हो जाएगी, बढ़ेगी। टैक्सेस बढ़ गए, प्रोड्यूसर के लिए तो अनफेवरेबल है। इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए, प्रोड्यूसर के लिए अनफेवरेबल है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से जो फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं वो चेंज हो गए, तो आप सप्लाई को डिक्रीज कर सकते हैं। कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आप जब टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चा? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड सप्लाई फॉल, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज थोड़ी कर रहे हैं। सप्लाई कम हो गई, बट क्यों कम हो गई? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। कीपिंग प्राइस कांस्टेंट तो बोलना पड़ेगा क्योंकि आप डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हो ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं कर रहे बच्चों। इसी को जब आप ग्राफ में कन्वर्ट करोगे बच्चा, जब ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे फिर से अगेन आप क्या लोगे? क्वांटिटी सप्लाई, और वाई पे आप क्या लोगे बच्चों? प्राइस। प्राइस आप लोगों ने लिया 10, सप्लाई आप लोगों ने 20 और 40। जब प्राइस 10 था, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था 40 यूनिट्स की। जब प्राइस 10 ही है, सप्लाई कम हो गई। अरे कम कैसे होगी, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अनफेवरेबल फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कम हो गई, आप पॉइंट ए से बी पर आ गए, आपकी सप्लाई डिक्रीज हो गई, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको दो कर्व मिलते हैं, एक तो इनिशियल सप्लाई कर्व जो आपका पहले था पॉइंट ए पे, जब सप्लाई कम हुई तो आपको नया कर्व मिला, न्यू सप्लाई कर्व, दैट इज S1 ये आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चा। कहां शिफ्ट हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई,
सप्लाई कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आप लोगों ने सीखा। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, चेंज इन सप्लाई में रीजन होता है अदर फैक्टर्स, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, तो आपकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में रीजन होता है प्राइस, तो क्या होता है, आपकी मूवमेंट होती है। वहां दो टाइप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, यहां दो टाइप इंक्रीज और डिक्रीज है। चलिए नोट्स पे आते हैं बच्चों एक बार। Supply curve is drawn to show a relationship between price and quantity supply of a good, assuming all other factors constant. But अगर other factors change हो जाए, प्राइस कांस्टेंट रहे, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है, नया सप्लाई कर्व आ जाता है बच्चों। अदर फैक्टर में क्या क्या आता है बच्चों, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, change in price of inputs, change in technology, change in taxation, change in objective of firm, change in number of firm and future expectation। मतलब प्राइस के अलावा जो भी है वो अदर फैक्टर्स है। प्राइस की बात यहां पे नहीं हो रही बच्चों, प्राइस ऑफ गिवन गुड की बात यहां पे नहीं हो रही बच्चों। तो हमने पढ़ा इंक्रीज क्या होता है और डिक्रीज क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज क्या है और डिक्रीज क्या है। इंक्रीज में पढ़ा आप लोगों ने कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और डिक्रीज में आप लोगों ने पढ़ा बच्चों कि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ओके, ये आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहले पढ़ेंगे सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। बच्चों सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट इसीलिए होता है क्योंकि कुछ फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं जो चेंज होते हैं और उससे सप्लाई इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब बात किसकी कर रहे हैं हम बच्चों, इंक्रीज की। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होती है या सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, बात तो एक ही है बच्चों, ठीक है, बात तो एक ही है। तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब अदर गुड्स के प्राइस कम हो जाए। बच्चों आपको याद है, अगर प्रोड्यूसर दो गुड्स सप्लाई कर रहा है एक्स और वाई, अदर गुड्स के प्राइस जो है मान लो कम हो गए बच्चों, अदर गुड्स के प्राइस कम हो गए, तो गिवन गुड की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो रीजन किसका बच्चों, राइटवर्ड शिफ्ट का रीजन हुआ। अगर इनपुट्स का प्राइस कम हो गया, इनपुट सस्ती हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी बच्चों, सप्लाई इंक्रीज होगी। एक्सपेंशन नहीं बोलूंगा, एक्सपेंशन होता प्राइस ऑफ गिवन गुड से, दैट्स इट। हम बात कर रहे हैं इंक्रीज की। इंक्रीज में रीजन क्या होता है, अदर फैक्टर तो बहुत सारे, और अदर फैक्टर में भी क्या बताना है, जिससे सप्लाई सिर्फ इंक्रीज होती हो। इनपुट्स के प्राइस डिक्रीज बोले हैं मैंने यहां पे, अगर मैं बोलता इनपुट्स के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाती, सप्लाई तो कम हो जाती। हम तो पढ़ रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, हम तो पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, टैक्सेशन पॉलिसी फेवरेबल होगी, मतलब टैक्सेस कम हो गए, सब्सिडीज बढ़ गई, गोल सेल हो गया, नंबर ऑफ फर्म बढ़ गई मार्केट में, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, तो सप्लाई इंक्रीज होगी ना बच्चों। ये सारे रीजन किसके हैं, इंक्रीज इन सप्लाई के, यानी कि राइट टुवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बच्चा। इसी के अपोजिट करोगे, इसी के अपोजिट करोगे तो रीजन बन जाएंगे डिक्रीज इन सप्लाई के बच्चों। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, टैक्सेस बढ़ जाना, सब्सिडी कम हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स कम हो जाना, है ना। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई के रीजन, उससे सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा बच्चा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। इसे क्या बोलोगे आप, डिक्रीज इन सप्लाई के रीजंस, डिक्रीज इन सप्लाई के रीजंस। आया बच्चों समझ। तो यहां तक हमने पढ़ा बच्चों क्या होता है मूवमेंट, क्या होता है शिफ्टिंग। मूवमेंट में कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। चेंज इन सप्लाई को बोलते हैं शिफ्टिंग, वहां भी दो टाइप है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। मूवमेंट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट। शिफ्टिंग में इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होती है, शिफ्टिंग राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये पढ़ने के बाद अब जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि अभी तक हमने पढ़ा कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी,
रिलेशनशिप पॉजिटिव है। हमने पढ़ा सिर्फ डायरेक्शन कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई किस डायरेक्शन में जा रही है, प्राइस के कम होने पर सप्लाई किस डायरेक्शन में जा रही है। हमने ये नहीं पढ़ा कितने प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आएगा। हमने क्वांटिटेटिव फिनोमेना नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा क्वालिटेटिव कंसेप्ट ऑनली। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्राइस के चेंज होने से कितना सप्लाई में चेंज आया, उसका रिस्पांस मेजर करेंगे। अगेन रिस्पांस मेजर करेंगे। रिस्पांस क्या था बच्चों? रिस्पॉन्सिवनेस। क्या था बच्चों? इलास्टिसिटी, योर फेवरेट टॉपिक, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर क्यों नहीं कर सकते बच्चों? बोलो। तो अब शुरू करेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इंटरेस्टिंग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ओनली। कोई इनकम इलास्टिसिटी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम इनकम ऑफ बायर की बात थोड़ी करते हैं इसके अंदर। कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर हम। वैसे हम इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं बच्चों। अभी हम सप्लाई में पढ़ रहे हैं कौन सी इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी ओनली। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी में आप क्या पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कितनी डिग्रीज है। अगेन 5 डिग्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनके अलग अलग स्लोप, अलग अलग कर्व की शेप सब पढ़ेंगे कैसी होती है। तो ये सब टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनना बच्चों, इलास्टिसिटी दोबारा आपका रिवाइज होने जा रहा है एक तरह से, क्योंकि डिमांड भी आप लोगों ने पढ़ा, बट यहां पे रूल्स अलग हैं। वहां इनवर्स रिलेशन था डिमांड में प्राइस के साथ, यहां सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव है प्राइस के साथ, तो यहां थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, बाकी चीजें वही हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। शुरू करते हैं टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चों जैसे हमने डिमांड में पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई। सेलर का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि वो कितना सप्लाई में चेंज, उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं। सेलर का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि वो कितना सप्लाई में चेंज कर रहा है, कितने प्राइस के चेंज होने से, या फिर कोई अदर फैक्टर्स के चेंज होने से। अगर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेलर का रिएक्शन क्या है सिर्फ प्राइस के चेंज होने से, तो प्राइस इलास्टिसिटी है। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस सर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई मेजर करना ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड। अगर हम सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन गुड के चेंज होने से सप्लाई को मेजर करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। प्राइस इलास्टिसिटी अलग है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर सभी फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स के चेंज होने से अगर हम सप्लाई का रिस्पांस मेजर करना चाहते हैं तो वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। बट सिर्फ प्राइस के चेंज होने से हम रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करना चाहते हैं तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? Price elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of a commodity with respect to change in price. ठीक है? For example, if price elasticity of supply is 2, it means that 1% fall in price leads to 2% fall in supply. ऐसा कैसे बच्चों? क्या बोलना चाहता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लो बच्चों, मान लीजिए, नोट्स पे आते हैं। मान लीजिए if price of a commodity fall by 10%, as a result quantity supply also fall, क्योंकि बच्चों प्राइस फॉल होगा सप्लाई भी फॉल होगी ना। as a result quantity supply also fall by 20%। सप्लाई फॉल हुई 20% से, प्राइस फॉल हुआ 10% से। नाउ ईएस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेम एज लाइक डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों 20% फॉल हुआ सप्लाई में, -20%, 10% फॉल हुआ प्राइस में, -10%, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 2। तो आप क्या देख रहे हो, अगर ES 2 है, अगर इलास्टिसिटी 2 है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस 10% से फॉल हुए हैं और सप्लाई 20% से फॉल हुई है, इसलिए आपका ES 2 आया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर 1% से फॉल होगा, मतलब सप्लाई 2% से फॉल होगी, तो ES आपका तब भी 2 आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी है क्या बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, हम क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो of percentage change, percentage change in quantity supply, percentage change in quantity supply to percentage change in price, percentage change in price, उसके रेशियो को हम बोलते हैं बच्चों ES। बहुत सिंपल है। तो इस तरह हम प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बोथ आर क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है। मैग्नीट्यूड मतलब कि हम रिस्पांस कोएफिशिएंट भी मेजर करना जानते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो इसे बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज क्वांटिटेटिव फिनोमेना, नॉट क्वालिटेटिव। बट लॉ ऑफ डिमांड जो था वो क्वालिटेटिव था। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो उसे आप क्वालिटेटिव भी बोल दो और क्वांटिटेटिव भी बोल, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी को आप कितनी डिग्रीज में, कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कितने काइंड्स में आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एज लाइक डिमांड हम 5 टाइप में डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको बोल सकते हैं बच्चों डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिग्रीज बोल सकते हैं बच्चों, आप काइंड्स बोल सकते हैं, आप टाइप्स बोल सकते हैं बच्चों। शुरू करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहली डिग्री बच्चों, आपका आंसर जो आया, आपका आंसर जो आया वो अभी हमने देखा एग्जाम्पल में, वो आपका आंसर 2 आया। 2 मतलब प्राइस 10% से फॉल हुआ, सप्लाई 20% से, आपका आंसर 2 आया। ये 2 1 से बड़ा है ना बच्चों, तो आपका आंसर 1 से बड़ा आया। आपका आंसर 1 से बड़ा भी आ सकता है, आपका आंसर 1 से छोटा भी आ सकता है, आपका आंसर 1 भी आ सकता है, आपका आंसर 0 भी आ सकता है और नॉट डिफाइंड भी आ सकता है। तो ES कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी मोर देन 1, कैन बी लेस देन 1 और इनफाइनाइट। देयर आर 5 डिग्रीज बच्चा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्री है बच्चों। सबसे पहला ES इक्वल्स टू 1, दूसरा ES मोर देन 1, तीसरा ES लेस देन 1 और चौथा ES इक्वल्स टू 0 एंड द लास्ट इज ES इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इन पांचों डिग्रीज को आप नाम दे सकते हैं, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो भी डिग्रीज हैं बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी में, उनके नेम्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी बच्चों। तो ES इक्वल्स टू 1 को, ES इक्वल्स टू 1 को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इसको बोलता हूं मैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलता हूं, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है बच्चों, अगर आपकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा आई, 2 3 4 1.5 10 कुछ भी आता है, उसे आप बोलेंगे बच्चों मोर इलास्टिक सप्लाई। मोर इलास्टिक बोल दो, हाई इलास्टिक बोल दो, ठीक है। हाई इलास्टिक के बाद रिलेटिवली इलास्टिक बोल दो आप, चलेगा, रिलेटिवली इलास्टिक बोल दो, या सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बोल दो। ये बहुत सारे नेम्स है बच्चों, इन नेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको नेम में कंफ्यूजन है, आप डाउट आपको आएगा बच्चों क्वेश्चन में, तो आप नेम्स को याद रखें। अगर आपका ये लेस देन 1 आता है तो आप बोलेंगे लेस इलास्टिक, ओके बच्चों। मोर इलास्टिक को आप मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हो, तो ऐसे ही यहां पर लेस इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक द इंपॉर्टेंट नेम, इन इलास्टिक।
या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये बहुत सारे नाम है बच्चों। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में प्राइस इलास्टिसिटी के अलग अलग नाम होते हैं बच्चों। तो अलग अलग जो नाम है वो क्या है? यूनिटरी इलास्टिक सिर्फ वन का है, हाई इलास्टिक, मोर इलास्टिक, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, मोर देन वन का है, लेस देन वन का आपके सामने है, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये सारे नाम याद रखना बच्चों। अगर बात करते हैं जीरो की, परफेक्टली इन इलास्टिक इसको हम बोलते हैं बच्चों। आप डिमांड भी कर चुके हो तभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट एक्सप्लेन करूंगा नाम बताने के बाद कि क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। बच्चों एक छोटी सी बात है, इलास्टिक का मतलब क्या? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बच्चों, एग्जांपल दिया था मैंने आपको, लाइक मास्क। मास्क आप लोग पहनते हैं ना, अभी देखो, अगर मैं इस मास्क के रबर बैंड को खींचता हूं, दिस इज, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं, ये चेंज हो रहा है, दिस इज इलास्टिक ना। चेंज होना इज इलास्टिक। बट अगर मैं बात करता हूं किसी भी एक ऐसी सॉलिड चीज की, जैसे कि एक रिमोट, दिस इज एन इलास्टिक। ये चेंज नहीं होगा फोर्स से। तो जहां चेंज आता हो बच्चों, हम बोल देते हैं इलास्टिक, और जहां चेंज नहीं आता हम बोल देते हैं इनइलास्टिक, राइट? तो परफेक्टली इलास्टिक क्या है? अगर बहुत ज्यादा ही चेंज आ जाए सप्लाई में या डिमांड में, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। बिल्कुल भी चेंज ना आए, परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो, उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो रिस्पॉन्स हम जो देख रहे हैं सप्लाई का या डिमांड का, कैसे देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी फैक्टर। यहां बात हो रही है प्राइस, क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्राइस के चेंज होने से आप देखो डिमांड में या सप्लाई में चेंज आता है। अभी हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आता है तो इलास्टिक, नहीं आता तो इनइलास्टिक। कम चेंज आता है लेस इलास्टिक, ज्यादा चेंज आता है मोर इलास्टिक, बहुत ज्यादा ही चेंज आता है परफेक्टली इलास्टिक, बहुत कम या ना के बराबर चेंज आता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। जितने प्राइस चेंज होते हैं उतना ही चेंज आता है तो यूनिटरी इलास्टिक। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ईएस इक्वल्स टू वन को, ईएस मोर देन वन को, लेस देन वन को, जीरो को, इन्फिनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी डिग्रीज को एक्सप्लेन जब करेंगे, वन बाय वन हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की शेप देखेंगे, क्या स्लोप है बताएंगे, स्टीपर है फ्लैटर है ये बताएंगे, सप्लाई कर्व कहां से शुरू हुआ, ओरिजिन से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, किसके पैरेलल है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पता है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के बन जाता है। तो आप ये मत सोचो टॉपिक हो गया बात खत्म, आप हर चीज के डीप में जाओ बच्चों। डीप में जाओगे तो मजा आएगा। जब चीजें इतनी क्लियर तरीके से, ट्रांसपेरेंट है ना, सब कुछ क्लियर है, तो एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने में मजा भी आता है। जब टॉपिक नहीं आता, कंसेप्ट नहीं आता, तो एमसीक्यू करने का मजा ही नहीं है बच्चों। मजा तब आएगा जब सब कुछ आता हो। अरे मेरा सही हो गया, मुझे आता है, बहुत मजा आता है बच्चों, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आती है। तो मोटिवेशन तभी आएगी जब टॉपिक्स आएंगे। तो टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझो। मैं इन सारी डिग्रीज को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इन सारी डिग्रीज को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डिग्रीज वन बाय वन। क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक और भी है बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम। हम दोनों टॉपिक को साथ साथ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, सप्लाई इलास्टिसिटी सप्लाई को। जल्दबाजी नहीं है, कोशिश कर रहे थे कि आज खत्म हो जाए बट नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट क्लास में ये डिग्रीज और प्लस मार्केट इक्विलिब्रियम ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, यूनिट 1 2 3, तीसरी यूनिट है, इसके बाद अब एमसीक्यूज आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे एमसीक्यूज, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है। मॉड्यूल से भी करें, नोट से भी करें, हर जगह से करें बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं कुछ करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।